हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज अपन पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में उसके जो दूसरे पार्ट हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व अपन पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में उसका पेलिकन, सीलिया, इंफ्रासेलुलरी सिस्टम जो था उसके बारे में पढ़ चुके थे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया, सीलिया के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स का कैसा अरेंजमेंट होता है। तो ये तीन जो इसके स्ट्रक्चर्स हैं उसके बारे में अपन पढ़ चुके थे। आगे के जो कुछ स्ट्रक्चर है वो अपन दो ई वीडियो लेक्चर के अंदर इसके अंदर जितने भी पैरामीशियम के इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हैं उसको पढ़ेंगे। तो आज अपन जो पार्ट इसके स्ट्रक्चर का शुरू करते हैं वो ओरल ग्रूव एंड साइटोपैजी। तो ओरल ग्रूव जिसको मुख खांच कहते हैं, ऑन द वेंट्रोलेटरल साइड, उधर और पार्श्व भाग की तरफ एक लार्ज oblique shallow depression called oral groove or periostome which gives the animal an asymmetrical appearance। तो ये जो आप भाग देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर में, तो ये जो पार्ट है, ये वाला भाग, ये क्या है? ओरल ग्रूव है। तो ये यहाँ पर जस्ट थोड़ा सा एक इसके वेंट्रोलेटरल साइड में उधर पार्श्व की तरफ एक डिप्रेशन होता है, अंदर की तरफ धसा हुआ जो भाग होता है उसको क्या कहा गया है? ओरल ग्रूव कहा गया है। उस भाग को ओरल ग्रूव कहा गया है। इट रन्स ओब्लिक्वली बैकवर्ड फ्रॉम द वन साइड, यूजुअली लेफ्ट टू राइट। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ, पश्च भाग की तरफ इसका जो फॉर्मेशन है वो होता है। लेकिन कुछ एक पैरामीशियम की जो प्रजातियां हैं उनमें ये राइट टू लेफ्ट में भी देखने को मिलता है। एंड एंडिंग ए लिटिल बिहाइंड द मिडल बॉडी, और इसका जो ख़त्म है वो जस्ट जो इसका पैरामीशियम का बॉडी का जो मध्य भाग होता है उसके पीछे की तरफ ये ओरल ग्रूव खत्म होता है। द ओरल ग्रूव लीड्स इनटू ए शॉर्ट कॉनिकल फनल शेप, जो शंकुकार है, फनल शेप, उस रूप में ये आगे चल के एक डिप्रेशन फॉर्म होता है जिसको नाम दिया गया है वेस्टुबुलाई। जिसको क्या कहते हैं? वेस्टुबुलाई कहा जाता है, जिसको ड्वेडी कहा जाता है। ड्वेडी, हिंदी में ड्वेडी या बरोठा जिसको कहते हैं। द वेस्टुबुलाई लीड्स डायरेक्टली इनटू द फिक्स्ड ओवल शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड साइटोस्टोम। तो वेस्टुबुलाई आगे चल के किस में खुलती है? मुख में, जो कि ओवल शेप्ड होता है, ठीक है ना। एक रंध्र की रूप में जो भाग होता है उसको साइटोस्टोम कहते हैं। एक्सटेंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोस्टोम टूवर्ड द सेंटर ऑफ द बॉडी इज वाइट साइटोफेरिक्स। आगे चल के जो वाइट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है वो साइटोफेरिक्स बनता है। और साइटोफेरिक्स देन टर्न्स शार्पली टूवर्ड्स द पोस्टीरियर साइड टू बिकम द स्लेंडर एंड टेपरिंग इसोफेगस। तो आगे चल के जो ये साइटोफेरिक्स है वो किसमें खुलता है? ओशियोफेगस में जाके खुलता है। तो ये आप जो आगे वाला जो स्लाइड देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो डिप्रेशन भाग है ये क्या कहलाता है? ओरल ग्रूव कहलाता है। और ओरल ग्रूव जाके आगे किस में खुलता है? ओरल ग्रूव मतलब मुख खांच, जिसको पेरिस्टोम भी बोलते हैं। और आगे चल के ये किसमें खुलता है? वेस्टुबुलाई में, ठीक है ना। वेस्टुबुलाई ड्वेडी। और वेस्टुबुलाई आगे चल के किस में खुलती है? जो एक बकल कैविटी होती है, ये सीलिएटेड बकल कैविटी है। ये जाला इतना सारा, ये जो पोर्शन है ये सारा पोर्शन क्या कहलाता है? बकल कैविटी कहलाता है। और बकल कैविटी जाके यहाँ एक रंध्र के रूप में किस में खुलती है? जाके साइटोफेरिक्स में खुलती है। तो वो वाला भाग क्या कहलाता है? साइटोस्टोम या फिर कोशिका मुख कहलाता है। और कोशिका मुख के बाद एक जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, या फिर अपन कहें साइटोस्टोम जाके जिस भाग में खुलता है वो भाग कहलाता है साइटोफेरिक्स, कोशिका ग्रिसनी जिसको कहते हैं। और वो कोशिका ग्रिसनी जाके खुलती है किसमें? ग्रिशिका में। और ग्रिशिका से जब जो भोजन पैरामीशियम ने ग्रहण किया है उसके बाद वो खाद्य रिक्तिकाओं का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से जो पार्ट आएंगे इसके, जहाँ से ये शैलो डिप्रेशन हो रखा है पैरामीशियम के उधर पार्श्व भाग में, तो वहाँ पर ओरल ग्रूव, वेस्टुबुलाई, वेस्टुबुलाई के बाद बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद कोशिका मुख,
कोशिका मुख के बाद कोशिका ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रसिका, और ग्रसिका के बाद किसका, खाद्य रिक्तिकाओं का फॉर्मेशन होता है। तो ये पार्ट आएंगे ओरल ग्रूव्स के बाद, जितने भी जो पार्ट फॉर्मेशन होते हैं वो आपको पेरियामेशियम के स्ट्रक्चर में देखने को मिले। Thus, the esophagus is roughly parallel to the body surface of the paramecium except its posterior। तो जो ईसोफेगस अपन देखते हैं वो क्या है कि इसकी बॉडी के एकदम पैरेलल चलता है आगे की तरफ, सिर्फ जो इसका पश्च सिरा होता है उसको छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट इट्स पोस्टीरियर एक्सट्रेमिटी। तो इसके पश्च सिरे को छोड़कर बाकी यहाँ तक ये ईसोफेगस रन होता है, चलता है आगे तक, मतलब आपकी उसकी बॉडी के पैरेलल में दिखेगा। हेयर द ईसोफेगस टर्न्स अगेंस्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द एनिमल एंड लीड्स टू द फॉर्मिंग बॉडी वैक्यूल्स। तो ये अपने बात कर ली कि भाई ईसोफेगस से जब ये इनके भागों से जो भोजन गुजरता हुआ ईसोफेगस तक पहुंचता है, तो ईसोफेगस के बाद क्या है, खाद्य रिक्तिकाओं का फॉर्मेशन होता है। द साइटोफाइजी आल्सो टर्न, उसके बाद जो पार्ट रह गया, तो ये पार्ट जहाँ है, जहाँ इसके शरीर के अंदर जब ये भोजन ग्रहण करता है सीलियरी फीडिंग के थ्रू, क्योंकि यहाँ सीलिया पाए जाते हैं, यहाँ भी सीलिया पाए जाते हैं, तो वो भोजन सेलेक्टिव होता है, उसका चयनित भोजन होता है, और उसी को ये भोजन अपने अंदर ग्रहण करता है। और ये फिर खाद्य रिक्तिकाएँ जो ईसोफेगस ग्रसिका के बाद जो खाद्य रिक्तिकाओं का फॉर्मेशन होता है, और जो साइक्लोसिस होता है उसके द्वारा ये अपने फूड वैक्यूल्स इसकी बॉडी में मूव करते हैं, और फिर वो भोजन पाचन होता है। और उसके अपाच्य जो उसके पश्चात जो अपाच्य भोजन है वो इसके साइटोपाइजी कहें या फिर इसका सेल एनस कहते हैं, जिसको कोशिका निकासी कहें या कोशिका निर्गम कहें, तो साइटोपाइजी के थ्रू, जैसे इसको सेल एनस भी कह सकते हैं, कोशिका गुद्दा भी कह सकते हैं, जिसके थ्रू जो अपाच्य पदार्थ है वो बाहर की तरफ निकलता है, तो जिसको क्या कहते हैं, साइटोपाइजी। इट्स आल्सो टर्मेड सेल एनस, इसको कोशिका एनस भी कहता है। एनल स्पोर्ट्स, इसको साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। तो ये इसके जो अपाच्य पदार्थ है कोशिका से बाहर एग्जिस्ट होता है, तो उसको साइटोपाइजी भी कहा जा सकता है, सेल एनस भी कहते हैं, एनल स्पोर्ट भी कहते हैं, या फिर साइटोप्रोक्ट भी कहते हैं। इस लाइज ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑलमोस्ट वेंट्रली बिहाइंड द साइटोस्टम्स आर माउथ। जो माउथ होता है उसके पीछे की तरफ इसका जो पश्च भाग होता है, वहाँ पर ये पेरामेशियम के उदर भाग की तरफ देखने को मिलता है। ये वर्टिकली बिहाइंड द साइटोस्टोम आर माउथ। Undigested food particles are eliminated through the cytophagy. The solution of cytopharynx is very complicated। तो जो अपन बात की कि जो अपाच्य पदार्थ है, जो इसका अपशिष्ट है, उत्सर्जन है, वो कोशिका का जो एग्जिस्टेंस है, या फिर अपन कहें कि इसका एग्जिस्ट वो जो सेल का अपाच्य पदार्थ है कोशिका से जहाँ बाहर निकलता है, उसको साइटोपाइजी, सेल एनस, एनल स्पोर्ट या साइटोप्रोक्ट कहते हैं। तो ये जो वाला जो भाग है, ये वाला क्या है, ये पार्ट है, ये क्या कहलाएगा, साइटोपाइजी कहलाएगा। गैली एंड इसके साथ और भी इसके और साइंटिस्ट, दे रिपोर्टेड द प्रेजेंस ऑफ 4 रोज ए स्ट्रक्चर कॉल्ड पेनिकुलस। तो यहाँ पर जो ये जो ओरल ग्रूव्स है, तो इनके अंदर जो फाइब्रिल है उनका एक अरेंजमेंट होता है, तो वो रोज क्या कहलाते हैं, पेनिकुलस कहलाते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग रोज है, 1 2 3 4, तो ये रोज क्या कहलाते हैं, पेनिकुलर। इनका अरेंजमेंट किस तरफ है, वेंट्रल साइड है, डोर्सल साइड है, तो उसके आधार पर इनका आगे नामांकन किया गया। इज फाउंड ऑन द लेफ्ट वॉल ऑफ द साइटोफेरिंक्स। तो ये जो इसकी लेफ्ट साइड की जो भित्ति होती है साइटोफेरिंक्स की, वहाँ पर ये देखने को मिलते हैं। स्पाइरल थ्रो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री सो दैट इट्स पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी इज ऑन द ओरल सरफेस ऑफ द ईसोफेगस। तो इसका जो पश्च सिरा है, तो वो ओरल सरफेस ऑफ द ईसोफेगस की पर देखने को मिलता है। द पेनिकुलस कंसिस्ट ऑफ 8 रोज ऑफ सीलिया अरेंज इन 2 क्लोजली सेट ब्लॉक्स ऑफ ईच। तो पेनिकुलस के अंदर क्या होते हैं, 8 रोज ऑफ पक्षामिका मिलती है, अरेंज्ड इन 2 क्लोजली सेट्स ब्लॉक ऑफ ईच। ए सिमिलर बैंड्स कंपोज्ड ऑफ 4 रोज ऑफ लॉन्ग सीलिया विच आर लेग्स कॉम्पैक्ट देन इन द पेनिकुलस इज टर्मिड एज ए क्वाड्रुलस। तो दूसरे जो तंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, कम कॉम्पैक्ट होते हैं, दे आर नोन एज क्वाड्रुलस। तो इट स्पाइरल डाउन द डोर्सल वॉल ऑफ द बक्कल कैविटी एंड इट्स क्लोज टू द पेनिकुलस। तो ये जहाँ पेनिकुलस जहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वहाँ पर ये जाके पाए जाते हैं, और ये स्पाइरल डाउन द डोर्सल साइड, तो स्पाइरिकली अरेंज्ड होते हैं।
तो यहाँ आप देखेंगे ये जो ये क्या है, ये कॉर्डुलस है, ठीक है ना, ये कॉर्डुलस है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये पेनिकुलस है, ये डोर्सल पेनिकुलस, ये वेंट्रल पेनिकुलस। और ये पूरा जो फनल शेप्ड आप किमी नुमा या जो जाली होती है, छलनी होती है, उस तरह का ये पार्ट होता है जिसको आप पूरा ओरल ग्रूव, ठीक है ना, ओरल ग्रूव के बाद बक्कल केविटी, बक्कल केविटी के साथ साइटोस्टोम, साइटोस्टोम के बाद साइटोफेरिंक्स, साइटोफेरिंक्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस से बाद फूड वैक्यूल्स का निर्माण होता है। तो ये जो छलनी नुमा जो भाग दिख रहा है, तो इनके अंदर ये अरेंजमेंट होता है फाइब्रिल का, दैट फाइब्रिल इज नोन एज कॉर्डुलस एंड पेनिकुलस। तो ये वाला जो भाग है ये एंड और ये कहलाता है कॉर्डुलस, तो ये कहलाते हैं डोर्सल पेनिकुलस, और ये कहलाते हैं वेंट्रल पेनिकुलस। डोर्सल पेनिकुलस, वेंट्रल पेनिकुलस और कॉर्डुलस के ऊपर इसका पक्षम बीखाओं का अरेंजमेंट होता है। जो ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सीलिया यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये इसका जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन कहलाती है। और ये जब ये यहाँ जाके ओवल से ये जो राउंड से एक छेदर दिख रहा है, ये क्या कहलाता है, साइटोस्टोम कहलाता है। और दूसरे माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, ये जो आप यहाँ अरेंज देख रहे हैं, देट आर नोन एज नेमाडेसिमल बंडल्स ऑफ माइक्रोफाइबर, ये कहलाएंगे नेमाडेसिमल बंडल्स ऑफ फाइबर। जो ये इस प्रकार से जो अरेंज है, ये क्या कहलाएंगे, नेमाडेसिमल बंडल्स ऑफ माइक्रोफाइबर, जो कि इसके रिब्ड वाल में देखने को मिलते हैं। और ये जो पश्च इसकी तरफ होते हैं, ये पोस्ट ओरल फाइबर्स। तो ये तंतु जो फाइबर्स है, ये क्या करते हैं, इसके वाइडनेस को और इसके नैरोनेस को कंट्रोल करते हैं, मतलब इनके कॉन्ट्रैक्शन को, रिलैक्सेशन को एंड इसकी फिल्टर फीडिंग में ये हेल्प करते हैं। द पेनिकुलस एंड कॉर्डुलस हैव बीन रॉन्गली कॉल्ड एज ए अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बाय सम वर्कर्स। तो कुछ लोगों ने इसको पूर्व में क्या कहा है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन भी कहा है, जो कि ये है नहीं, बाद में ये नाम दिए गए। द कॉर्डुलस एंड पेनिकुलस कंट्रोल द पैसेज ऑफ फूड। तो ये अपने बात कर ली कि पैसेज ऑफ वो भोजन जो इसके अंदर प्रवेश करता है उसको ये नियंत्रण करते हैं कि, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये पूरा पैसेज है, मतलब जाने का जो रास्ता है, इसके संकुचन की प्रक्रिया और इसके चौड़ा होने की प्रक्रिया और जो फीडिंग है, फिल्टर छनने की प्रक्रिया को कंट्रोल करते। तो ये स्ट्रक्चर देखने में भी छलनी जैसा लगता है। तो यही काम जो छलनी छलने का काम करती है, लेकिन छलनी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होता। तो लेकिन यहाँ पर ये जो फाइब्रिल है, तंतु, इनकी उपस्थिति इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करती है, जिससे ये भोजन कंट्रोल होता है कॉर्डुलस और पेनिकुलस के द्वारा, कि आगे की तरफ भोजन धकेला जाता है उस पैसेज में। It is not known how cilia work. Probably their fibers contract and rhythmic way which cause bending. तो ये यहाँ भी बात वही आ गई कि माना गया कि भाई जो फाइब्रल है, ये तंतु है, ये क्या करते हैं, इसका जो रिदमिक वे होता है उसके लिए उत्तरदायी होती है। गैली साइंटिस्ट है, उन्होंने 1925 के पॉइंटेड आउट दैट द फंक्शन ऑफ पेनिकुलस इज द फोर्सिंग ऑफ फूड एलिमेंट्स इनटू द बॉडी। तो उन्होंने ये देखा कि जो पेनिकुलस है वो क्या करते हैं, भोजन को आगे की तरफ शरीर में धकेलते हैं। मतलब ओरल ग्रुप पे यदि उसके ऊपर भोजन आ गया है, नहीं यहाँ पर भोजन आ गया, तो ये काम ये आगे धकेलने का काम करते हैं। तो ये गैली साइंटिस्ट ने इस प्रक्रिया को देखा। इसके पश्चात अपन देखते हैं साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म को जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, तो अपन ने ये यहाँ पर डिस्कस किया जो इसके एपरेचर्स हैं, जो ये पूरा जो भोजन के दौरान जितने भी पैसेज हैं उनके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। तो इसके उधर पर पार्श्व भाग में जो डिप्रेशन है, वहाँ से ये स्ट्रक्चर शुरू होते हैं। तो ओरल ग्रुव के बाद अपने वेस्टिबुलाई के बाद बकल कैविटी के बाद साइटोस्टोम के बाद साइटोफेरिंक्स और साइटोफेरिंक्स के बाद ईसोफेगस। तो ये अपने स्ट्रक्चर पढ़े। उसके बाद जो कोशिका द्रव्य है, तो उसका जो अंदर वाला भाग है, तो उसको कोशिका द्रव्य को दो भागों में विभाजित किया गया, एक तो उसका बाहरी भाग और एक उसका अंदरी भाग। तो नेक्स्ट अपन जो टॉपिक है वो लेते हैं साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए नैरो एक्सटर्नल आर cortical zone called the ectoplasm and a larger internal or medullary regions called the
एंडोप्लाज्म। तो जो बाहर का परिधि पर जो पेरिफेरल रीजन है, कॉर्टिकल जोन जिसको, तो और बाहरी भाग है, वो क्या कहलाता है, एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर का बड़ा क्षेत्र है, इंटरनल है और लार्जर भाग है, जिसको मेडुलरी रीजन या आंतरिक रीजन जो कि बड़ा है, जिसको क्या कहा गया है, एंडोप्लाज्म। तो पहला अपन पार्ट लेते हैं एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, उसके बाद लेंगे एंडोप्लाज्म। द एक्टोप्लाज्म इज ए परमानेंट, जिसको कॉर्टेक्स या एक्टोसार्क भी कहा गया है, इज ए परमानेंट पार्ट ऑफ द बॉडी स्ट्राइकिंगली डेलिमिनेटेड फ्रॉम द एक्टोप्लाज्म। तो ये अलग होता है एंडोप्लाज्म से। एक्टोप्लाज्म फॉर्म्स ए फर्म, क्लियर, थिन एंड डेंस लेयर, जो कि एकदम क्लियर, पतला और घना एक स्तर है कोशिका द्रव्यक, जिसके अंदर इट कंटेंस ट्राइकोसिस्ट, जिसके अंदर आपको ट्राइकोसिस्ट दिखेंगे, और जहाँ से जो इंफ्रासीलियरी सिस्टम है वो भी आपको एक्टोप्लाज्म में दिखता है, जिसमें सीलिया, फाइब्रल स्ट्रक्चर एंड बंडेड बाउंडेड एक्सटर्नली बाय है कवरिंग कार्डेड पेलिकल। तो ये जो क्षेत्र है कोशिका द्रव्य का बाहर का, तो उसके अंदर ये चीज़ें जो भी ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कोशिका के, वो आपको देखने के, यानी कि ट्राइकोसिस्ट वहाँ दिखेगा। और जो सीलिया जिससे ओरिजिनेट होते हैं, जिसको काइनेटोसोम और काइनेटोडेस्मेटा जो फाइब्रस होते हैं उनको कहते हैं, तो वो सारे जो उनका अरेंजमेंट है वो किसके अंदर होता है, एक्टोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। तो अपन जो सिस्टम है वो अपन पढ़ चुके हैं, काइनेटोडेस्मेटा और काइनेटोसोम के बारे में अपन जो पहला टॉपिक लिया था पैरामेसियम के स्ट्रक्चर में, उसमें अपन उसको पढ़ लिया है। तो पीछे एक स्ट्रक्चर बनता है एक्टोप्लाज्म के अंदर, वो है ट्राइकोसिस्ट। ये एक प्रकार का ऐसा सेल ऑर्गेनल्स है जो कि इसके डिफेंस में, ऑफेंस में काम आता है। जब भी इसको खतरे का अनुभव होता है तब ये एक प्रकार से फ्लूइड का एग्जिस्ट करता है या फ्लूइड को बाहर छोड़ता है पिचकारी के रूप में। तो वो फ्लूइड इसको ऑफेंसिव और डिफेंसिव में ये क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स काम आता है। इम्बिबेडेड इन द ट्राइकोसिस्ट, इम्बिबेडेड इन द एक्टोप्लाज्म एट द राइट एंगल्स टू द सरफेस आर स्मॉल स्पाइंडल शेप्ड बैग लाइक, बैग की तरह होते हैं इसका ट्राइकोसिस्ट। तो ये क्या होते हैं, राइट एंगल जो होते हैं किससे, एक्टोप्लाज्म के। तो ये पैरेलल नहीं होते हैं पेलिकल के, तो ये राइट एंगल में अरेंज होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये लटके हुए, जैसे यहाँ ये मान लो ये पेलिकल है तो ये इस तरह से होते हैं, न कि इस तरह से। तो उसके 180 डिग्री पे नहीं, ये 90 एंगल से होते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज ट्राइकोसिस्ट। तो ये सारे क्या है, ट्राइकोसिस्ट। तो ए स्मॉल स्पॉट ऑन ईच एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द हेक्सागोनल मार्क्स द पोजीशन ऑफ द ट्राइकोसिस्ट। तो ये अपन पूर्व में बात कर चुके हैं कि जहाँ पेलिकल के अंदर जो सेल्स का जो अरेंजमेंट होता है तो वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है। और वो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है तो जो कोशिका अरेंजमेंट होता है पेलिकल के अंदर, तो उन के बीच में जिस किसका, सीलिया का एमर्ज होते हैं, सीलिया बाहर की तरफ निकलते हैं, लेकिन इन बिटवीन टू सेल्स, तो वहाँ पर जो हेक्सागोनल कोशिकाओं के बीच में इन बिटवीन, तो वहाँ पर जो ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग है वो वहाँ देखने को मिलती है। तो वो उसकी वजह से अपन इसकी पोजीशन का पता लगा पाते हैं कि ट्राइकोसिस्ट का अरेंजमेंट कहाँ है। दे आर फील्ड विथ रिफ्रैक्टिव डेंस फ्लूइड हैविंग ए स्वेलिंग सबस्टेंस। तो ये एक घने और गहरे तरल पदार्थ से भरी हुई रहती हैं, जो उत्तरदायी होते हैं किसी के लिए सूजन के लिए, स्वेलिंग के लिए। मतलब ये कोई भी अदर ऑर्गेनिजम्स जिनसे इसको खतरा लगता है, तो ये जो मटेरियल सीक्रेट करते हैं, स्रावित होता है, तो वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, स्वेलिंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो और ट्राइकोसिस्ट के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका नाम ट्राइकिनिन है। ट्राइकिनिन पदार्थ जो इसके अंदर पाया जाता है, जो कि स्वेलिंग के लिए उत्तरदायी होता है। एट द आउटर एंड इट इज ए कॉनिकल हेड आर स्पाइक। तो इसका जो बाहर वाला जो अग्रभाग है तो वो कॉनिकल हेड होता है और वहाँ पर स्पाइक, एक कांटेनुमा कहें वैसे ही स्ट्रक्चर होता है। द ट्राइकोसिस्ट लाई परपेंडिकुलर इन द एक्टोप्लाज्म। तो ये अपने बात कर ली, इसके परपेंडिकुलर अरेंज होते हैं एक्टोप्लाज्म के। दे ओपन बाय स्मॉल पोर्स। तो ये बाहर की तरफ एक छिद्र के रूप में खुलते हैं और वो हेक्सागोनल के बीच में, हेक्सागोनल जो अरेंजमेंट होता है पेलिकल के अंदर कोशिकाओं का, उसके बीचों बीच में ये खुलते हैं। पोर्स ऑन द रिजेस ऑफ द हेक्सागोनल एरियाज ऑफ द पेलिकल। तो अपने ये कह दिया जो हेक्सागोनल एरिया होता है उसके जो बीच का भाग होता है, इन बिटवीन हेक्सागोनल शेप्स। तो ये आप हेक्सागोनल्स, ये कोशिका जो हेक्सागोनल्स आप जो देख रहे हैं,
तो ये वाला जो भाग है यहाँ पर आपको ये इस जगह पर, ये मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, तो इस जगह पर आपको क्या है, ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग देखने को मिलेगी इन बिटवीन, ये इस जगह पर, ये इस जगह पर आपको ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग होगी। और इन बिटवीन जैसे यहाँ होगा तो सीलिया जो ये आप देख रहे हो सीलिया, ये क्या है, इसके एकदम बीचों बीच में, इन मिडल ऑफ द हेक्सागोनल जो शेप्स है पेलिकल का, उसके बीच में निकलते हैं। इन बिटवीन टू हेक्सागोनल शेप के बीच में क्या है, ट्राइकोसिस्ट की ओपनिंग देखने को मिलती है। दे अराइज फ्रॉम काइनेटोसोम्स ऑफ द सीलिया। तो यहाँ अपन ये कहें कि ट्राइकोसिस्ट की उत्पत्ति किससे होती है, तो जिस पक्षम भिका की जहाँ से उत्पत्ति होती है, यानी कि सीलिया जहाँ से ओरिजिनेट होते हैं वहीं से ट्राइकोसिस्ट ओरिजिनेट होते हैं, और इनका जो अरेंजमेंट है वो बाद में दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है। दे अराइजेस फ्रॉम द काइनेटोसोम्स ऑफ द सीलिया, देन माइग्रेट एंड लोकेटेड देमसेल्फ एट इक्वल डिस्टेंस इन द एंडोप्लाज्म। तो ये अपने आप को फिर एक निरंतर जगह पर स्थित कर देते हैं, दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस रहता है सबके बीच में। तो ये इनकी उत्पत्ति काइनेटोसोम से होती है जहाँ से सीलिया अराइजेस होते हैं, और ये अपने आप को स्थानांतरित करते हैं दूसरी जगह पर एट इक्वल डिस्टेंस इन द एंडोप्लाज्म के अंदर। व्हेन द एनिमल इज इरिटेट, द ट्राइकोसिस्ट आर डिस्चार्ज एज ए लार्ज स्टिकी थ्रेड्स। और जैसे ही ये इनको किसी से इरिटेशन होता है और इनको खतरे का एहसास होता है पैरामीशियम को, तब ये क्या करते हैं, ट्राइकोसिस्ट के द्वारा जो स्टिकी सब्सटेंस, लसलसा पदार्थ या चिपचिपा जो पदार्थ है, जो धागे की तरह ये बाहर की तरफ डिस्चार्ज कर देते हैं। ये डिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट हैज़ एन ओपिक्यू स्पाइक लाइक एन इन्वर्टेड नेल्स एंड ए लॉन्ग स्ट्रेटेड शाफ्ट, बट द शाफ्ट इज नॉट सीन इन द अनडिस्चार्ज स्टेट एंड इट इज प्रोबेबली फॉर्म ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। तो यहाँ क्या कह रहा है, जब ये डिस्चार्ज करता है तो हैज़ एन ओपिक्यू स्पाइक लाइक एन इन्वर्टेड नेल, मतलब नाखून की तरह, स्पाइक की तरह नुकीले, एंड ए लॉन्ग स्ट्रेटेड शाफ्ट, बट द शाफ्ट इज नॉट सीन इन द अनडिस्चार्ज स्टेट एंड इज प्रोबेबली फॉर्म ड्यूरिंग। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं ये नॉन डिस्चार्ज कंडीशन है, ठीक है ना। ये जब तरल पदार्थ से भरे हुए होते हैं तब इनका आकार ऐसा होता है, और जैसे ही ये अपने आप को इससे तरल पदार्थ को, जब ये इरिटेट होते हैं या इनको खतरे का एहसास होता है, जैसे ही ये तरल पदार्थ से बाहर डिस्चार्ज हो जाता है, ये बाहर छोड़ देते हैं, तो ये फिर इनका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। पहले ये ओवल शेप्ड होते हैं और उसके बाद जैसे ही ये मटेरियल अंदर से डिस्चार्ज कर देते हैं तो ये हो जाते हैं इस सिलेंड्रिकल शेप, सिकुड़ जाते हैं। तो ये आप ट्राइकोसिस्ट जो देख रहे हैं, इसके जो आप स्ट्रक्चर में है, बाहर वाला जो ये है कैपिंग हो गई, उसको कैप कहते हैं, और ये स्पाइक या इसकी टिप कहते हैं, और ये जो इसका मेन बॉडी पार्ट है जिसको शाफ्ट कहा जाता है, और इसके अंदर ये अरेंजमेंट होता है जिसकी कंट्रोल करते हैं इसके सिकुड़ने को और इसके फैलने को, स्ट्रेई। तो ये पार्ट जो है बॉडी, मेन बॉडी पार्ट, ये शाफ्ट कहलाता है, और इसके अंदर पाया जाने वाला पदार्थ, ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है मैट्रिक्स। और ये जो देख रहे हैं ये स्पाइक, ये भी स्पाइक, और स्पाइक के ऊपर जो कैपिंग होती है उसको कैप बोलते हैं। तो ये ट्राइकोसिस्ट का स्ट्रक्चर है दोनों। एक है फुल ट्राइकोसिस्ट, जब फिलेड विथ फ्लूड होता है तो इस प्रकार से दिखाई जाता है, जैसे ही ये डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है। द फंक्शन ऑफ ए ट्राइकोसिस्ट इज अनसर्टन, but they are discharged as a reaction to the local contact and injury. They may be serve as a organelles of defense. तो कहीं कहीं ये कहा गया है कि भाई इनका पता नहीं है, अनियमितता है इसके फंक्शन में, लेकिन कब देखने में ये लगा कि कहीं इसको लगता है कि भाई पैरामीशियम को खतरे का एहसास हो रहा है, तो ये सर्व एज ए ऑर्गेनल ऑफ डिफेंस। तो ये सुरक्षा के एक अंग की तरह ये पैरामीशियम के लिए कार्य करते हैं ट्राइकोसिस्ट। बट दिस इज अनसर्टेन बिकॉज द ट्राइकोसिस्ट आर इनएफेक्टिव अगेंस्ट डिडिनियम, द चीफ प्रीडेटर ऑन ए पैरामीशियम। तो इनका फंक्शन अनसर्टेन तब हो जाता है जब ये अप्रभावी हो जाते हैं डाइडेनियम के अगेंस्ट। डाइडेनियम एक बहुत बड़ा पैरामीशियम को शिकार करने वाला एक जीव है, तो कहीं कहीं ये देखा गया है कि ट्राइकोसिस्ट वहाँ अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाते। ऑन ए पैरामीशियम, the chief predator on paramecia, they may be for fixing the animals to a spot during the feeding. To some ciliates, the trichocysts act as a organelle of defense. After trichocysts are discharged,
रीजनरेटेड फ्रॉम काइनेटोसोम्स। तो हो सकता है कि उस समय उन पैरामीशियम कोई अदर फंक्शन में इन्वॉल्व हो और वो उस समय ये ट्राइकोसिस्ट इस प्रकार का अपना स्वभाव नहीं दर्शा पाते हैं। लेकिन सम सीलियड्स में ये देखा गया कि हाँ ट्राइकोसिस्ट एक्ट एज ए ऑर्गेनल्स ऑफ डिफेंस, और ये जब जैसे ही डिस्चार्ज हो जाते हैं और या इन समाप्त हो जाते हैं तो दे कैन रीजनरेट अगेन फ्रॉम द काइनेटोसोम्स। तो ये ओरिजिनेटेड काइनेटोसोम्स के थ्रू ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ से सीलिया की उत्पत्ति होती है। जो सीलिया जहाँ से फॉर्मेशन होता है वहीं से काइनेटोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। आगे अपन देखते हैं कि जो कुछ फाइबर्स देखे गए साइंटिस्टों के द्वारा। The left dorsal wound, according to the lone scientist, on the left dorsal wall of the cytopharynx at about the level of posterior margin of the cytostome. साइटोस्टोम जो कोशिका मुख है उसके पश्च मार्जिन पर ये देखा गया कि छोटे छोटे बाइलोब्ड मास, द न्यूरोमोटरियम, जिसको तंत्रिका प्रेरक पुंज कहा जाता है, फ्रॉम द न्यूरोमेट्रियम फाइबर्स रेडिएट इनटू द एंडोप्लाज्म। तो न्यूरोमेट्रियम से बहुत से छोटे छोटे तंतु है जो साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्म की तरह रेडिएट्स होते हैं। ऑफ देस 4 आर मोर यूजुअली पास ऑलमोस्ट टू द डोर्सल बॉडी वॉल, बट द रेस्ट आर शॉर्टर एंड नॉट डिफाइनेट इन पोजिशन। तो बहुत ऑफ देस 4 मोर यूजुअली पास ऑलमोस्ट टू द डोर्सल बॉडी वॉल। तो वो रेडिएट्स होते हैं, वो लगभग उसकी जो डोर्सल उसकी कोशिका क्या इसकी भित्ति है जो इसके शरीर की, वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और कुछ एक जो है उनकी पोजीशन छोटी रह जाती है। ऑल द टर्मिड एंडोप्लाज्मिक फाइबर, और इन सब को क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक तंतु या एंडोप्लाज्मिक फाइबर्स कहा जाता है। देयर फंक्शन इज अननोन, देखा गया इनका फंक्शन अननोन है, अभी तक ज्ञात नहीं है। बट दे मे कोऑर्डिनेट, हो सकता है कि वो फीडिंग मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हो ऑफ द सीलिया एंड ओरल सीलिया। तो जो मुख में पाए जाने वाले जितने भी सीलिया है, हो सकता है उसके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हो। द फाइबर्स में आल्सो गिव ए मैकेनिकल सपोर्ट, और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी दे सकते हैं, इलास्टिसिटी भी दे सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी दे सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ मेटाबॉलिक इन्फ्लुएंस में भी कहीं कहीं हो सकता है कि इनका रोल हो। तो आज के लेक्चर्स में अपन ने ये वीडियो के थ्रू जो कुछ इसके स्ट्रक्चर में जो पार्ट थे, जिसमें अपन ने इसका ओरल ग्रुप और साइटोपाइजी और इसके साइटोप्लाज्म के एक्टोप्लाज्म में पाए जाने वाले जो डिफेंसिव ऑर्गन्स है जिसको ट्राइकोसिस्ट कहा जाता है, तो उन पार्टों का आज अपन ने जिक्र किया। इसके पश्चात अपन इंडोप्लाज्म के अंदर जो पाए जाने वाले पार्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस इंडोप्लाज्म के पार्ट्स में अपन संकुचन रिक्तिकाएँ, खाद रिक्तिकाएँ के बारे में, और न्यूक्लियस जो कि क्या कहते हैं द्विरूपी होता है, तो ये 3 स्ट्रक्चर अगले अपन लेक्चर में पढ़ेंगे जो कि इंडोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो इसके अगले ई वीडियो लेक्चर्स के बाद जो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है वो टॉपिक आपके समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अपन अगला टॉपिक लेंगे। नेक्स्ट ई वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपन जो पैरामीशियम के इंडोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स है उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का ई लेक्चर्स यही ख़त्म होता है। थैंक यू।